सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां प्रकृति की ताकत एक भयावह तूफान का रूप ले लेती है। एक ऐसी शक्ति जो सब कुछ तबाह कर सकती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अपने अंदर नए जीवन की उम्मीद भी छिपाए रखती है। आज हम पीबी शेली की 1819 की मास्टरपीस ओड टू द वेस्ट विंड की ऐसी ही डॉक और गहन दुनिया में उतरेंगे। ये एक ऐसी कविता है जो पूरी तरह से भावनाओं और प्रकृति के तूफान को एक साथ दर्शाती है, जहां हवा का झोंका अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। चलिए शुरू करते हैं। अब इस सुपरनैचुरल दृश्य की कल्पना कीजिए। यहाँ ये पश्चिमी हवा यानी वेस्ट विंड किसी आम हवा की तरह नहीं है। ये किसी जादूगर की तरह आती है जो मरे हुए पीले और लाल बीमार पत्तों को ठीक वैसे ही भगा रही है जैसे कोई भूत किसी जादूगर से डरकर भाग रहा हो। इसे बिल्कुल एक ऐसी अदृश्य अशांत शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसे कोई, और मेरा मतलब है कोई भी, काबू नहीं कर सकता। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ये ओड आखिर होता क्या है। देखिए, ये एक ऐसी कविता होती है जो किसी विशिष्ट विषय या प्रकृति की ताकतवर शक्ति को सीधे संबोधित करती है। इस कविता में कवि अपनी गहरी निराशा को व्यक्त करने के लिए इस पश्चिमी हवा से बिल्कुल सीधे बात करता है, ऐसे जैसे वो किसी भगवान या एक ऐसी महान अनसुनी शक्ति से गुहार लगा रहा हो जिसका अपना ही एक अलग वजूद है। और पता है, इस कविता का आकार भी खुद एक तूफान की तरह ही महसूस होता है। ये पूरी कविता 70 लाइंस की है, जो 5 अलग-अलग और बेहद इंटेंस सेक्शंस में बंटी हुई है। इनका जो एक आपस में जुड़ा हुआ इंटरलॉकिंग राइम स्कीम है ना, वो ऐसी तेज रफ्तार बनाता है जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। ठीक एक जोरदार हवा के झोंके की तरह जो बस आगे और आगे बढ़ती चली जाती है। इस तूफान के बीच में हमें हवा की एक दोहरी पहचान दिखती है। एक तरफ विनाशक और दूसरी तरफ रक्षक। एक तरफ ये हवा सूखे पत्तों को तोड़ती है और अपने साथ डाक, बारिश और ओले लाती है, जिससे तबाही का एहसास होता है। लेकिन दूसरी तरफ यही हवा उड़ने वाले बीजों को उनके ठंडे बिस्तर तक धरती के नीचे ले जाती है, जहां वो सर्दी के मौसम में बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, ताकि बसंत आने पर वो फिर से खिल सकें। ये जीवन और मृत्यु का चक्र है जो साफ बताता है कि नई शुरुआत के लिए पुरानी चीजों का विनाश पूरी तरह से जरूरी है। अब जरा ध्यान दीजिए कि इस हवा का आतंक सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है। ये पूरे 3 अलग-अलग हिस्सों में अपना राज चलाती है: धरती, आसमान और समुद्र। धरती पर ये बीमार पत्तों को भूतों की तरह बिखेरती है। आसमान में ये बादलों को आसमान और समुद्र से ऐसे नोच लेती है जैसे किसी ने बाल खींच लिए हों। और अगर समुद्र की बात करें तो ये शांत मेडिटेरेनियन सी को उसके सपनों से जगा देती है। इसका खौफ इतना ज्यादा है कि समुद्र के अंदर के पौधे भी डर के मारे अपने पत्ते गिराकर सड़ जाते हैं। इस भयावह दृश्य की रफ्तार को थोड़ा महसूस कीजिए। आसमान में उठते हुए बादल अब बारिश और बिजली के दूत बन चुके हैं। ये बादल जमा होकर मिलकर एक विशाल काला गुंबद, या यूं कहिए एक बड़ी सी कब्र बना रहे हैं। और ये कब्र किस लिए बनाई जा रही है? इस मरते हुए साल को दफनाने के लिए, जिसके आखिरी मंजिल में आसमान से काली बारिश, बिजली और ओले गिरेंगे। ये पूरी तरह से एक बेहद गहन और हिंसा से भरा आकाशीय दृश्य है। बाहर के इस भयंकर तूफान से अब हम कवि के आंतरिक तूफान की तरफ मुड़ते हैं। यहाँ ध्वनि थोड़ी बदल जाती है। पिछले तूफान से हटकर चीजें थोड़ी निराशाजनक और बंधी हुई महसूस होती हैं। कवि अपने बचपन की उस आज़ादी को याद करता है, जब वो हवा के साथ दौड़ लगाता था, आसमान में उसके साथ आज़ाद घूमता था। लेकिन आज एक वयस्क के रूप में समय के भारी बोझ ने, जिंदगी की कठिनाइयों ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया है, और यही बोझ उसे एक नए जन्म की तीव्र इच्छा की तरफ ले जाता है। एक तरफ देखिए, ये आज़ाद शक्तिशाली हवा है जिसे कोई काबू नहीं कर सकता, जो तेज और गर्व से भरी हुई है। और दूसरी तरफ है समय की जंजीरों में जकड़ा हुआ एक टूटा हुआ कलाकार, जो जिंदगी के आगे झुका हुआ है, रो रहा है। कवि की ये मजबूरी यहाँ साफ झलकती है। वो कहता है कि काश वो बस एक सूखा पत्ता, एक बादल या समुद्र की एक लहर ही होता, ताकि वो हवा की उस आज़ाद और शक्तिशाली दुनिया का थोड़ा सा भी हिस्सा बन पाता। ये एक इंसान की दुखद सच्चाई और रोमांटिक आदर्शवाद का सबसे बड़ा टकराव है। यहाँ पर एक पल के लिए ठहरते हैं। I fall upon the thorns of life, I bleed। ये सिर्फ एक कवि का दुख नहीं है, ये हम सबकी जिंदगी की उन कठिनाइयों का दर्द है जब हम पूरी तरह टूट जाते हैं।
शैली के निजी जिंदगी के झंझावातों और असंतुलित अनुभवों का ये पूरा निचोड़ है। वो जिंदगी के कांटों पर गिर गया है और लहूलुहान है। और सच बताऊं तो जब इंसान पूरी तरह से आशा खो देता है ना, तब वो ऐसी ही बड़ी शक्ति से मदद की भीख मांगता है। और इसी बेहद निजी दर्द से निकलकर कवि उस शक्तिशाली हवा के सामने एक गुहार लगाता है। वो मांग करता है कि हवा उसे अपना संगीत का यंत्र यानी लायर बना ले, ठीक वैसे ही जैसे वो जंगल के पेड़ों को बनाती है। वो चाहता है कि जब उसके अपने विचार सूखे पत्तों की तरह गिरें तो उनके दुख से एक गहरा सदाबहार ऑटम का संगीत उत्पन्न हो। वो कहता है, तुम मुझ में मिल जाओ और मेरी तरह बन जाओ। मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा बस एक हो जाएं। यहाँ से एक नई सुबह की आशा पनपती है। जैसे हवा सूखे पत्तों को बिखेरकर नए बीज बोती है ना, ठीक उसी तरह कवि चाहता है कि उसके पुराने मरे हुए विचारों को पूरी तरह से उखाड़ फेंका जाए। ये हम सबके लिए सीखने वाली बात है। कभी कभी हमें अपने रुके हुए पुराने विचारों को राख की तरह उड़ाने की जरूरत होती है, ताकि एक नई जमीन तैयार हो सके जहां बिल्कुल नए और रोचक विचार जन्म ले सकें। ये खुद को तोड़कर एक नई सोच को जन्म देने की शुरुआत है। और यहाँ आते आते कवि का खोया हुआ आत्मविश्वास जैसे वापस लौट आता है। वो पूरे जोश के साथ कहता है कि उसके शब्दों को ऐसी आग की राख और चिंगारियों की तरह पूरी दुनिया में फैला दिया जाए जो अभी पूरी तरह बुझी नहीं है। वो चाहता है कि उसके ये शब्द मानवता के एक नए जन्म का संकेत बने। ये हवा एक ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी यानी एक ऐसी भविष्यवाणी का बिगुल बन जाए जो इंसानियत तक नए उत्थान और उम्मीद का अहिंसक संदेश पहुंचाए। इस गहन कश्मकश का अंत एक प्रतीकात्मक और सदियों तक गूंजने वाले सवाल पर होता है। इफ विंटर कम्स, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड? अगर सर्दी का मौसम आ चुका है तो क्या बसंत ज्यादा दूर हो सकता है? ये सवाल बताता है कि चाहे कितनी भी भयंकर तबाही क्यों ना हो, जिंदगी में कितना भी गहरा अंधेरा या ठंड क्यों ना आए, उसके बाद एक खुशियों भरी नई सुबह है, एक जॉयस रीबर्थ आना पूरी तरह से तय है। सबसे में दूर हो सकता है।